हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है तैयारी। अब 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं तो मुझे ये पूछना चाहिए कि आप रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करते रहिए और अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहिए। जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जब IUPAC चलने लगेगा तो फिर आपको क्वेश्चंस भी रोज लगाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद रोज आपको जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो AIPMT में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो नीट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनकी आपको प्रैक्टिस करते रहना है ताकि पूरा 100% प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, तो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने क्या क्या काम किया उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, जैसा कि मैं हर बार आपके साथ करूंगा। पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या किया है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इस लेक्चर में आगे चलेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक को हमने स्टार्ट किया वाइटल फोर्स थ्योरी से, जिसको दिया था बर्जीलियस ने। और फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है मीथेन, फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया। इसके बाद जो है फ्रेडरिक बोहलर ने यूरिया को बनाया था, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। और इसके बाद कोल्वे ने एसिटिक एसिड को कॉन्स्टिट्यूएंट को मिक्स करके बनाया, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोगों ने कुछ और भी कंपाउंड्स की बात की थी, जैसे LPG में क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो नॉर्मल ब्यूटेन LPG का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। और उसके साथ साथ क्योंकि नॉर्मल ब्यूटेन जो है ऑर्डरलेस कलरलेस गैस होती है, इसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता, मतलब इसमें से कोई स्मेल नहीं आती, कोई गंध नहीं होती है नॉर्मल ब्यूटेन की कोई भी गंध नहीं आती है, ये ध्यान रखना है। तो ऑर्डर प्रोड्यूस करने के लिए सिलेंडर्स के अंदर CH3SH मिथाइल मर्केप्टोन या मिथाइल थायो अल्कोहल और इथाइल मर्केप्टोन या इथाइल थायो अल्कोहल को मिक्स करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। पेट्रोल में 2 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल हेप्टेन और एक आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन बाय फार्मूला 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन होता है, ये ध्यान रखना है। जितना आइसोऑक्टेन होगा उतनी ही पेट्रोल की प्योरिटी होगी, जितना आइसोऑक्टेन होगा उतनी पेट्रोल की प्योरिटी होगी, और जितना नॉर्मल हेप्टेन होगा वो पेट्रोल की इंप्योरिटी को बताएगा। और पेट्रोल की प्योरिटी को मेजर करने के लिए हम ऑक्टेन नंबर टर्म यूज करते हैं। इसके बाद डीजल में 2 चीजें होती है, हेक्साडेकेन जिसको सीटेन भी कहते हैं और अल्फा मिथाइल नेप्थालीन। तो ये कुछ मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। जबकि मीथेन कहां कहां मिलता है, तो मीथेन को हम मार्श गैस भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। मार्श गैस मार्सी प्लेसेस से, दलदल वाली जगहों से मिलता है, इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेचुरल गैस होती है उसमें 90% तक मीथेन रहता है, जबकि बायोगैस या गोबर गैस जो होती है उसमें 65-65% तक मीथेन रहता है। उसके बाद हम लोग आए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर। तो क्लासिफिकेशन में ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड की एक ब्रांच अल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, जनरल फॉर्मूला इसका CnH2n+2 होगा। ओके, एल्कीन्स अनसैचुरेटेड का पहला टाइप है, और इसमें एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं। उसके बाद एल्काइंस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। और फिर ये आपको पता है कि मेथ से लेकर के डेक तक आपको याद करना है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टनॉन और डेक। अगर एल्केन होगा तो ANE लगाना है, एल्कीन होंगे तो ENE लगाना है, एल्काइन होंगे तो YNE लगाना है। देन हमने डिस्कस किया क्लोज चेन। तो क्लोज चेन 2 टाइप के होंगे, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक्स क्या होते हैं, जिसमें क्लोज स्ट्रक्चर केवल कार्बन से बनता है, उसको हम कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और जिसमें क्लोज स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ साथ दूसरे एलिमेंट भी होंगे, वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। हिंदी में इसको विषम चक्री यौगिक कहते हैं। इसके बाद होमोसाइक्लिक के फिर 2 टाइप हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। तो जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग आएगी वो एरोमेटिक, जिसका अपना स्पेसिफिक ऑर्डर होगा वो एरोमेटिक। और एलिसाइक्लिक्स में अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग नहीं आती है। देन लेक्चर 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, मतलब एरोमेटिसिटी क्या होती है, किस कंडीशन में हम किसी कंपाउंड को एरोमेटिक कह सकते हैं, उसकी बात किया पहले हमने।
तो वो कंपाउंड जो हुकेल्स के रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को ओबे करता है, जो ओबे द हुकेल्स रूल ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ रिंग्स, जो कि 0 1 2 3 4 हो सकती है रिंग्स का नंबर, और पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 6 10 14 18 हो सकता है। ये सब चीजें इसलिए ध्यान रखनी है कि ये डिफरेंट ऑप्शंस को कट करने में आपको बहुत मदद करेंगे। तो जिसमें 2 6 10 14 18 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो एरोमेटिक हो सकता है। ऑल द कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का कैरेक्टर है वो प्लेनर होगा, 120 का उसमें बॉन्ड एंगल होगा, और इसके साथ साथ फिर हमने कहा कि वो स्ट्रक्चर जो है, वो सिस्टम जो है वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। और फिर मैंने आपको कॉन्जुगेटेड का मीनिंग भी समझाया था, एक के बाद एक डबल बॉन्ड हो या एक के बाद एक एकांतर पर अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, सिंगल इलेक्ट्रॉन या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, तो उस कंपाउंड को हम एरोमेटिक कहेंगे। अगर कोई साइक्लिक सिस्टम इटसेल्फ कॉन्जुगेटेड है, जैसे पाइरिडीन की हमने बात की थी, तो वो इटसेल्फ कॉन्जुगेटेड है, उसके साथ भी नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ है, तो ध्यान ये रखना है कि अगर कोई साइक्लिक सिस्टम सेल्फ कॉन्जुगेटेड है तो वो किसी आउटर फैक्टर को कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं करेगा, मतलब यहां लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा पाइरिडीन में, और पाइरिडीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, किसी साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में 2 या 2 से ज्यादा लोन पेयर हैं और केवल एक ही पेयर या जितने भी पेयर इन्वॉल्व होने पर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है उतने ही पेयर इन्वॉल्व होंगे, एक्स्ट्रा पेयर्स का इन्वॉल्वमेंट यहां पे रुक जाएगा, मतलब दैट सिस्टम इज आल्सो कॉन्जुगेटेड। जैसे फ्यूरेन है, थायोफीन है, तो ये सिस्टम भी कॉन्जुगेटेड है और ये सिस्टम भी एरोमेटिक होंगे। इसके बाद हमने बात किया था आपसे एंटी एरोमेटिक के बारे में, तो जो हुकेल्स के रूल 4n पाई इलेक्ट्रॉन को ओबे करते हैं, हुकेल्स के रूल 4n पाई इलेक्ट्रॉन को ओबे करते हैं, उनको हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं, जिसमें n इज द नंबर ऑफ रिंग्स, इट मे बी 1 2 3 4, और यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर मिलना चाहिए आपको, वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा वो 4 8 12 16 इस तरीके के पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। एंटी एरोमेटिक में भी सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, और उसके साथ साथ वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ 120 प्लेनर और कंजुगेटेड भी होता है एंटी एरोमेटिक। तो जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को ओबे करेगा वो एरोमेटिक, जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन को ओबे करेगा वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। एक एक्सेप्शन भी बताया था मैंने आपको, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए ये एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं है। इसको एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं है बिकॉज इट इज अ टब शेप स्ट्रक्चर, इसकी संरचना टब के समान होती है। और आज के लेक्चर में हम फिर अपने छोटे छोटे पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे और धीरे धीरे अपने लेक्चर को IUPAC नेमिंग की तरफ आगे कैरी ऑन करेंगे, है ना, मतलब इसके बाद वाले लेक्चर्स में भी हम लोग IUPAC नेमिंग पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी, जिनसे हम चीजों को समझ पाएंगे, ताकि परफेक्टली चीजें हमें समझ में आए। जो रिक्वायर्ड चीजें हैं उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज हम हाइड्रोकार्बन के बारे में। ये एक टर्म है हाइड्रोकार्बन, नाम से ही लग रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन, compounds made up of carbon and hydrogen, compounds made up of carbon and hydrogen is called हाइड्रोकार्बन। तो वो यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखो, मैं इंग्लिश भी बहुत सिंपल है और
हिंदी में भी मैं लगभग सारी चीजें आपको सभी चीजों को हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लीजिए, है ना। इतना बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम। तो कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से बनेंगे उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मीथेन हो गया, इथाइलिन हो गया, C2H4 इथीन कहेंगे या इथाइलिन कहेंगे। C2H2 हो गया एसिटालीन या इथाइन। इसके बाद C6H6 बेंजीन। तो ये सब कंपाउंड जिनमें एसोसिएशन कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट्स का होगा उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। इट इज हाइड्रोकार्बन्स। कंपाउंड मेड अप ऑफ एसोसिएशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। वो यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सिंपली एकदम ध्यान रख सकते हैं। अगली बात आएगी होमोलोगस सीरीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज हिंदी में इसको कहते हैं सजातीय श्रेणी। जैसा नाम है, एक ही जाति की श्रेणी, सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। तो मेंबर्स ऑफ सेम ग्रुप, मेंबर्स ऑफ सेम ग्रुप, एक ही श्रेणी के सदस्य, मेंबर्स ऑफ सेम ग्रुप have successive difference of CH2, एक ही श्रेणी के सदस्य जिनमें CH2 का क्रमोन्नति होता है, जिनमें CH2 से क्रमोन्नति होती है, मतलब CH2 से वो बढ़ते जाते हैं, एक एक CH2 जुड़ता जाएगा जिनमें। अब बाई वेट कहेंगे, ये ध्यान रखना, बाई वेट भी पूछ चुके हैं एक बार कितना डिफरेंस होता है। तो कार्बन का वेट होता है 12, हाइड्रोजन का वेट होता है 1। तो 12 और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, 12 और 2 14, 14 यूनिट्स ऑफ वेट, 14 यूनिट्स ऑफ वेट। Successive difference of CH2 is called homologous series. Homologous series ऐसे सदस्य जिनमें CH2 का क्रमिक परिवर्तन होता है, CH2 से जिनकी क्रमोन्नति होती है, उन्हें हम कहते हैं सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब थोड़ी सी इसके एग्जाम्पल पर बात कर लेते हैं। होमोलोगस सीरीज के एग्जाम्पल्स क्या है ये देख लेते हैं। तो जैसे मान लो एल्केन है, जैसे मैंने कहा ईथेन, तो ये हुआ ईथेन। ईथेन का होमोलोगस मेंबर क्या होगा? प्रोपेन, CH3 CH2 CH3, एक CH2 से बढ़ गया ये। ब्यूटेन, प्रोपेन का होमोलोगस अगला मेंबर क्या होगा? ब्यूटेन। तो प्रोपेन और ब्यूटेन में फिर से क्या डिफरेंस है? एक CH2 और बढ़ गया। तो एक ही श्रेणी के सदस्य, एक ही ग्रुप के मेंबर जिनमें CH2 का डिफरेंस होगा उसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज, लाइक ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और एक एग्जांपल देख लेते हैं होमोलोगस सीरीज का। देखो, जैसे हमने कहा मिथेनॉल, CH3OH को हम कहते हैं मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। मिथेनॉल, अभी नेमिंग जब करेंगे ना तो ये सब चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे CH2 का डिफरेंस देख रहे हैं हम। अब अगला मेंबर आया तो इथेनॉल, इथेन के साथ ऑल, इथेनॉल। अब क्या डिफरेंस आ गया मिथेनॉल इथेनॉल में? एक CH2 का डिफरेंस आ गया। इथेनॉल के बाद प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल और इथेनॉल में क्या डिफरेंस है? एक CH2 अभी बढ़ गया इसके साथ। तो ये जो मेंबर्स हैं एक ही सीरीज के होने चाहिए और उनमें CH2 का क्रमशः वृद्धि होना चाहिए। तो जो CH2 के क्रमिक परिवर्तन से बढ़ते हैं, CH2 का जिनमें सक्सेसिव डिफरेंस होता है, उसको हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो ये एक टर्म है, इसको ध्यान रखना है।
दो बातें ध्यान रखना है, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, और बाय वेट अगर कहेंगे तो कितना यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 14 यूनिट का डिफरेंस आएगा बाय वेट। कार्बन का वेट है 12, हाइड्रोजन का वेट है 1, दो हाइड्रोजन आए तो 2, 12 और 2 14 यूनिट का बाय वेट उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज के बाद हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह हम किसको कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो देखो फंक्शनल ग्रुप, जैसे मान लो, अब देखो यहां पे बात होगी कि जिसको पता है, अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना केमिस्ट्री, तो हमें पता रहेगा ना। जैसे आप लैब में गए और किसी बॉटल पे लिखा हुआ है COOH वाला ग्रुप वाला मेंबर रखा है उसमें, जैसे मान लो ऐसा लिखा है CH3COH, इसका मतलब ये एसिटिक एसिड या विनेगर है। ये फॉर्मूला है किसका, विनेगर का। मैंने कहा कि व्यक्ति को पता होना चाहिए कि COH एसिड का ग्रुप है ना। तो अब ये पता चल गया कि COH किसका ग्रुप है, एसिड का ग्रुप है। तो अगर ऐसी कोई बोतल दिखी तो उसको देख करके आप अंदाज लगा सकते हैं, एसिटिक एसिड रखा है, COH ग्रुप एसिड को शो करता है, तो एसिटिक एसिड रखा हुआ है। अगर CH3COH है तो एसिटिक एसिड रखा है। अब एसिड है तो क्या करेगा, लिटमस पेपर ब्लू डालोगे तो उसको रेड कर देगा, बेस डालोगे तो सॉल्ट बना लेगा, अल्कोहल डालोगे तो एस्टर बना लेगा। मतलब उस COH को देख करके, उस कॉन्स्टिट्यूएंट को देख करके आपको उस कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टी समझ में आ रही है कि इसमें ऐसी 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 प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, इसको कहते हैं क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। मतलब वो ग्रुप ऑफ एटम्स या वो एटम which specify all the specific property of a compound, जो किसी कंपाउंड की सभी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई कर दे, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। ठीक है, जो किसी यौगिक के सभी विशिष्ट गुणों को व्यक्त करता हो, ऐसे एटम या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को हम कहते हैं क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए आते हैं डेफिनेशन पर। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एटम, मॉलिक्यूल और ग्रुप ऑफ एटम्स which specify all the specific property, all the specific property of a compound, all the specific property of a compound। तो क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, परमाणु, अणु या परमाणुओं के समूह जो किसी यौगिक के सभी विशिष्ट गुणों को व्यक्त करता है, उसे हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। जैसे हमने कहा COH, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, एसिड का। OH किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का। CHO किसका फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड्स का। तो जहां CHO लिखा होगा उस बॉटल को हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि एल्डिहाइड रखा हुआ है कोई, है ना। NH2 किसका फंक्शनल ग्रुप है, NH2 अमाइंस का। तो these members specify all the specific property of a compound, जो किसी यौगिक के सभी विशिष्ट गुणों को व्यक्त करता है, उसे हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। ठीक है, बात क्लियर। अब फंक्शनल ग्रुप के बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पर। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपको आगे हेल्प करेंगे, तो इनको हमें अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, जिससे आगे हमें कोई परेशानी ना हो। भाई आगे की परेशानी से तो बचना है ना, इसलिए तो अच्छे से प्रिपरेशन करना है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे फंक्शनल ग्रुप के बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी।
क्वाटरनरी कार्बन एटम। ये क्या होते हैं इसकी बात करते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुष्क कार्बन परमाणु। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुष्क कार्बन परमाणु। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन क्या होते हैं? इनको हम ऐसे भी बोलते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन। तो देखो पहले एक सीरीज को डिस्कस करते हैं। इसके लिए बिल्कुल सिंपली सभी चीजें आपको समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस केवल पढ़ते रहना है, लगे रहना है, मतलब तैयारी करते रहना है। अब जैसे ये एक कार्बन चेन लिया मैंने, देयर इज ए कार्बन चेन, है ना। अब इसमें देखो ये जो लास्ट कार्बन है, इट इज अटैच्ड विद वन मोर कार्बन एटम। इसकी एक वैलेंसी पे कार्बन और 3 वैलेंसी पे हाइड्रोजन। इधर वाली जो वैलेंसी है इसकी, ये कार्बन से जुड़ी है और बाकी 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है। तो दिस इज 1 डिग्री कार्बन और प्राइमरी कार्बन। जब किसी कार्बन, किसी सीरीज में कोई कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक कार्बन कहते हैं, प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं। अब इसको देखो, इसकी 2 वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हुई है। तो व्हेन 2 वैलेंसीज ऑफ कार्बन इज अटैच्ड विद अनदर कार्बन एटम, इट इज कॉल्ड प्राइमरी, सेकेंडरी कार्बन और 2 डिग्री कार्बन। तो इसको हम कहेंगे 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन। अब यहां पे देखो, इस कार्बन की 3 वैलेंसी, एक ऊपर वाली और दोनों लेफ्ट और राइट साइड वाली, ये सब कार्बन से जुड़ी हुई है। तो इसको हम क्या कहेंगे? 3 डिग्री कार्बन और टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन। और इस कार्बन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी चारों वैलेंसीज कार्बन एटम से सैटिस्फाइड है। व्हेन ऑल 4 वैलेंसीज ऑफ अ कार्बन इज सैटिस्फाइड बाय अनदर कार्बन एटम्स, ऑल 4 वैलेंसीज आर सैटिस्फाइड बाय अनदर कार्बन एटम्स इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन। तो इसे हम कहेंगे 4 डिग्री कार्बन या क्वाटरनरी कार्बन। तो ये डेफिनेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन का। जब किसी कार्बन एटम की एक वैलेंसी किसी कार्बन से जुड़ी हुई है और 3 हाइड्रोजन है उसके पास, तो ये प्राइमरी कार्बन है। अगर 2 वैलेंसी कार्बन की अनदर कार्बन एटम से जुड़ी हुई है तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बन। अगर 3 वैलेंसी कार्बन की कार्बन से जुड़ी हुई है तो उसको टर्शियरी कार्बन, और चारों वैलेंसीज अगर कार्बन से जुड़ी हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे? क्वाटरनरी कार्बन कहेंगे। इट इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन। ठीक है, तो ये हुआ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन एटम के बारे में बात। अब 1 बाय 1 मैं इसके हर मेंबर को आपको बताता हूं, क्योंकि लिखना भी तो पड़ेगा ना इनको। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी कार्बन की। प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन। प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन। कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम linked with only one carbon atom. Carbon atom linked with only one carbon atom. कार्बन एटम जो केवल एक कार्बन से जुड़ा होगा, जिसकी एक वैलेंसी कार्बन से जुड़ी होगी। जैसे ईथेन हुआ, तो ईथेन के दोनों कार्बन कैसे हैं? 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। अगर हम बात करेंगे प्रोपेन की, तो देखो कितने 1 डिग्री कार्बन है इसमें। ये वाला भी 1 डिग्री कार्बन है और ये वाला भी 1 डिग्री कार्बन है। तो प्रोपेन में 2 1 डिग्री कार्बन एटम हैं। अब बात करेंगे सेकेंडरी कार्बन की। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जिसकी एक वैलेंसी कार्बन से जुड़ी होगी वो प्राइमरी कार्बन एटम होगा, ध्यान रखना है ऐसे। अब बात करते हैं सेकेंडरी कार्बन की। सेकेंडरी कार्बन और
2 डिग्री कार्बन। ठीक है, द कार्बन एटम, द कार्बन एटम which is linked with 2 more carbon atoms, 2 more कार्बन एटम्स, जिसकी 2 वैलेंसी कार्बन के साथ जुड़ी हुई हो। जैसे हमने कहा, चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने कहा ब्यूटेन, तो ब्यूटेन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके जो 2 बीच वाले कार्बन हैं, ये वाला कार्बन, इसकी एक वैलेंसी पे कार्बन, दूसरी वैलेंसी पे कार्बन, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, ये भी 2 डिग्री कार्बन हो गया। तो ब्यूटेन के पास कुल 2 डिग्री कार्बन एटम हैं, 2 डिग्री कार्बन एटम है ब्यूटेन के पास। ठीक है, तो ये है सेकेंडरी कार्बन whose 2 valencies are satisfied by carbon atoms, another carbon atoms, it is secondary carbon atom। अब सेकेंडरी कार्बन एटम के बाद हम बात करेंगे अबाउट टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन एटम और 3 डिग्री कार्बन एटम। द कार्बन एटम linked with 3 more कार्बन एटम्स, जिसकी 3 संयोजकताएं कार्बन परमाणुओं से जुड़ी हुई हो, जिसकी 3 संयोजकताएं कार्बन परमाणुओं से जुड़ी हुई हो, उसको हम कहते हैं तृतीयक कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम। देखो जैसे मैंने 4 कार्बन को ही तोड़ के लिख दिया, अगर ब्यूटेन C4H10 का ही मैंने स्ट्रक्चर लिया आपके लिए, तो यहाँ पे आपको एक जो कार्बन है वो कैसा मिल रहा है, ये कार्बन कैसा है, दिस कार्बन इज 3 डिग्री कार्बन और टर्शियरी कार्बन, जिसकी 3 वैलेंसी पे कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये टर्शियरी कार्बन कहलाएगा। और टर्शियरी के बाद हम बात करेंगे 4 डिग्री कार्बन के बारे में या क्वाटरनरी कार्बन एटम के बारे में, चतुष्क कार्बन परमाणु। क्वाटरनरी कार्बन एटम और 4 डिग्री कार्बन एटम, क्वाटरनरी कार्बन और 4 डिग्री कार्बन एटम। तो क्वाटरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन एटम क्या होगा? द कार्बन एटम which is linked with carbon atom which is linked with 4 more कार्बन एटम्स, जिसकी 4 संयोजकताएं कार्बन परमाणुओं से जुड़ी हुई हो। इट मींस ऑल द 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय द कार्बन एटम्स। जैसे मैंने कहा, एक स्ट्रक्चर लिया मैंने, 5 कार्बन का स्ट्रक्चर है ये, है ना, C5H12 से डेराइव किया इसको मैंने। तो ये 5 कार्बन का स्ट्रक्चर और इसका सेंटर कार्बन आप देखो तो इसकी चारों वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हुई है, इसको हम कहेंगे 4 डिग्री कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन। अगर मान लो कभी ऐसा पूछे कि इस स्ट्रक्चर में कितने प्राइमरी कार्बन एटम है, तो क्या आंसर हो जाएगा? इस स्ट्रक्चर में ये देखो, ये तो एक ही से जुड़ी है ना, इसकी वैलेंसी 1 2 3 4, इस स्ट्रक्चर में कुल 4 प्राइमरी कार्बन एटम है और एक इसमें क्वाटरनरी कार्बन एटम है। कई बार नंबर भी पूछते हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। कई बार क्या करेंगे, कोई सीरीज दे देंगे और पूछेंगे कि जस्टिफाई करो इसमें कितने प्राइमरी कार्बन है, कितने सेकेंडरी कार्बन है।
अब मान लो कभी ऐसा पूछते हैं कि कोई सीरीज देंगे आपको और उसमें बोलेंगे कि कितने किस टाइप के कार्बन है, इसको सर्च करके बताओ, मतलब कितने प्राइमरी है, कितने सेकेंडरी है, कितने टर्शरी है और कितने क्वाटरनरी कार्बन है। तो कैसे सर्च करेंगे इसको ध्यान से देखते हैं। चलो एक सीरीज लेते हैं, इसके लिए रेंडमली कोई सी भी सीरीज हम सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो चलो ये समझते हैं इसमें कितने किस टाइप के कार्बन एटम है, इसको जस्टिफाई करना है। ओके, तो चलिए ये सीरीज लिया हमने। अब इसमें हमको क्या ढूंढना है, कितने प्राइमरी कार्बन है, कितने सेकेंडरी हैं, कितने क्वाटरनरी कार्बन है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आता है कॉमनली, है ना। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन एटम्स का नंबर सर्च करना है इसमें। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो सबकी डेफिनेशन ध्यान रखेंगे। जो एक कार्बन से जुड़ा होगा वो प्राइमरी, जो दो कार्बन से जुड़ा होगा वो सेकेंडरी या द्वितीयक, जो तीन कार्बन से जुड़ा होगा वो टर्शरी या तृतीयक, और जो चार कार्बन से जुड़ा होगा वो चतुष्क या क्वाटरनरी कार्बन होगा। तो पहले प्राइमरी गिन लेते हैं। देखो, दिस वन इज कनेक्टेड विद ओनली वन कार्बन, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 इसमें प्राइमरी कार्बन एटम्स हैं। अब सेकेंडरी कार्बन देखो कितने ऐसे हैं जिनकी दो वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हुई है। तो यहां पे एक कार्बन ऐसा दिख रहा है, ये वाला, इसकी एक वैलेंसी और दो वैलेंसी। यहां पर भी देखो इसकी भी दो वैलेंसी कार्बन से जुड़ी है। तो ऐसे दो कार्बन एटम हैं जो सेकेंडरी वाले हैं। अब टर्शरी सर्च करते हैं। क्या चाहिए टर्शरी के लिए, जिसकी तीन वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हो। एक तो ये दिख रहा है मुझे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो एक ही दिख रहा है यहाँ पे टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन का नंबर यहाँ पे कितना है, ओनली 1, 1 इज द टर्शरी। यहाँ पे देखो इसकी चारों वैलेंसी कार्बन से जुड़ी है, और ये वाला कार्बन भी ऐसा है जिसकी चारों वैलेंसी कार्बन से जुड़ी है। तो ये दोनों कैसे हैं, क्वाटरनरी कार्बन है। तो देयर इज 2 क्वाटरनरी कार्बन एटम इन द सीरीज। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसको हमें ध्यान में रखना है। तो प्राइमरी कितने हैं इसमें, 7, सेकेंडरी कितने हैं, 2, टर्शरी कितने हैं, 1 और क्वाटरनरी कितने हैं, 2। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन इसमें आ सकता है, इसको हमें ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम लोग अगले हिस्से पर बात करते हैं। अब अगला क्या टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो अगला टॉपिक हम देखते हैं, दैट इज अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा कार्बन एटम। अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा कार्बन एटम्स, क्योंकि ये सब टर्म्स हमें जरूरत पड़ेगी, इन सब टर्म्स की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इन पे बहुत ब्रीफली बात कर रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा कार्बन एटम ये क्या होते हैं। अब जैसे कभी कहेंगे कि कोई रिएक्शन है तो उसमें कहेंगे कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी वो इस रिएक्शन को करेगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगी वो इस रिएक्शन को करेगा। तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो वहां पहुंचे, IUPAC नेमिंग करें, रिएक्शन पर पहुंचे, उससे पहले ये सब चीजें सीखना जरूरी है। अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा कार्बन एटम। अब इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, तो दो कंडीशन है इसकी। नंबर 1, पहली कंडीशन, व्हेन देयर इज नो एनी कार्बन इन फंक्शनल ग्रुप। अगर कोई क्रियात्मक समूह ऐसा है, कोई यौगिक ऐसा है जिसके क्रियात्मक समूह में स्वतः कार्बन मौजूद नहीं है, देयर इज नो एनी कार्बन इन द फंक्शनल ग्रुप, देन
the same carbon atom, then the same carbon atom, then the same carbon atom at which functional group is present is called अल्फा कार्बन एटम. अल्फा कार्बन एटम, और उस पे जो हाइड्रोजन जुड़ी होगी उसको हम क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन एटम. ओके, तो अब समझते हैं इस बात को मैंने क्या कहा. जैसे देखो, जैसे एक कंपाउंड लिया मैंने CH3 CH2 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 OH. तो जिस कार्बन पर ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल. अल्कोहल में क्या फंक्शनल ग्रुप आता है? OH. अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH. OH में कोई कार्बन है नहीं. देयर इज नो कार्बन इन OH. OH में कोई कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है यहाँ पे. तो जिस कार्बन पर ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा, दैट सेम पोजीशन इज कॉल्ड अल्फा. उसका पड़ोसी बीटा, उसका पड़ोसी गामा और उसका पड़ोसी डेल्टा. ये कंडीशंस होती है. ठीक है. तो अगर फंक्शनल ग्रुप में, अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन उपस्थित नहीं है, देयर इज नो कार्बन एटम इन द फंक्शनल ग्रुप, देन द सेम कार्बन एटम at which functional group is present is called अल्फा. उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं. उसका पड़ोसी बीटा, उसका पड़ोसी डेल्टा और उसका पड़ोसी गामा कहलाता है. इट्स एडजेसेंट इज कॉल्ड बीटा, इट्स एडजेसेंट इज कॉल्ड गामा, इट्स एडजेसेंट इज कॉल्ड डेल्टा. एक और एग्जांपल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल. अब जैसे मान लो हमने कहा NH2, तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? अमाइंस, NH2. और देयर इज नो कार्बन इन द NH2. NH2 की बात कर रहे हैं हम, क्रियात्मक समूह की बात कर रहे हैं, चेन की बात नहीं कर रहे हैं. NH2 में कोई कार्बन नहीं है. फंक्शनल ग्रुप मतलब अमाइंस में कोई कार्बन नहीं है. तो सेम कार्बन एट विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इज कॉल्ड अल्फा. इसका पड़ोसी बीटा, इसका पड़ोसी गामा और इसका पड़ोसी डेल्टा. तो व्हेन देयर इज नो कार्बन एटम इन द फंक्शनल ग्रुप, the same carbon atom at which functional group is present is called अल्फा कार्बन. और फिर उसके एडजेसेंट को हम फिर बीटा गामा डेल्टा ऐसा प्रोनाउंसिएशन करते हैं. अब बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की. सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन इज देयर व्हेन there is carbon atom is present in the functional group. in the functional group कुछ ऐसे भी क्रियात्मक समूह होते हैं जिनमें कार्बन होता है. ओके, when there is carbon atom is present in the functional group. जब क्रियात्मक समूह में कार्बन परमाणु उपस्थित होगा, कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन द फंक्शनल ग्रुप, देन adjacent carbon atom of functional group, adjacent carbon atom of functional group carbon, functional group carbon is called alpha, is called alpha. और उसका एडजेसेंट फिर बीटा, उसका एडजेसेंट फिर गामा. तो अगर क्रियात्मक समूह में भी कार्बन एटम है, लाइक ऐसे फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं? लाइक COH, CHO. तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनाइल कीटोन्स, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा
जो उसके पड़ोस वाला कार्बन होगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को छोड़ना पड़ेगा यहां, उसका एडजेसेंट जो होगा उसको हम कहेंगे अल्फा। एक बार मैं आपको इस सिचुएशन को भी बताता हूं। जैसे मैंने ये कंपाउंड लिया, तो देखो ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। CHO इज द फंक्शनल ग्रुप, पूरा का पूरा CHO क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका पड़ोसी क्या होगा, अल्फा। इट इज बीटा, इट इज गामा, इट इज डेल्टा। तो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा कार्बन एटम। अब मान लो जैसे कीटोन है, तो कीटोन में दोनों साइड रहेगा, CH3CO CH3। तो ये हुआ आपका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, दैट इज अल्फा एंड दैट इज ऑल्सो अल्फा। अब अगर यहाँ पे पड़ोस में कोई कार्बन रहता तो दैट इज बीटा। तो अल्फा अल्फा। अब मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH3 CH2 CH2 COH इज देयर। तो COH का कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, उसको छोड़ना है आपको, उसको आपको छोड़ना है। इसका एडजेसेंट पोजीशन क्या होगा, अल्फा। इट इज बीटा, इट इज गामा। तो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा कार्बन एटम्स। तो इस तरीके से हम किसी सीरीज में क्या देखते हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा कार्बन एटम को देख पाते हैं। ओके, तो ध्यान रखना, अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो वो जो होगा उसका एडजेसेंट पोजीशन, उसका पड़ोसी जो है अल्फा होगा। और अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, जैसे अल्कोहल्स हैं, अमाइंस हैं, इनमें OH, NH2, ईथर है, तो ऑक्सीजन वहां पे होगा। ठीक है, तो अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो सेम कार्बन एटम एट विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप जहां पे उसमें जो कार्बन जिसपे हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा उसे हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे, उसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे। ओके, तो ये एक और इंपॉर्टेंट बात आपके पास आ गई। अब उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा, अब फिर धीरे धीरे हम लोग IUPAC नेमिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना है। और अच्छे से सभी कंपाउंड्स के IUPAC नेमिंग करेंगे ताकि हमें नॉमेनक्लेचर का प्रॉब्लम ना हो, भले ही उसमें से कोई क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन नेमिंग आपको सभी कंपाउंड की आनी चाहिए, क्योंकि सभी रिएक्शंस में उनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को पहचानने के लिए भी आपको नाम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब बात करेंगे अल्काइल ग्रुप्स की। अल्काइल ग्रुप और अल्काइल रेडिकल भी कहते हैं इसको, अल्काइल रेडिकल्स। अल्काइल ग्रुप और अल्काइल radical, simply we can say that group of free valency, group of free valency जिनकी संयोजकता खाली हो, मुक्त हो, मतलब जिस पे हम कोई चीजें जोड़ सकते हो, जिस पे हम कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ सके, कोई सब्स्टिट्यूएंट जोड़ सके, उसको हम कहते हैं अल्काइल, ग्रुप ऑफ फ्री वैलेंसी। Suffix for alkyl, suffix for alkyl, alkyl के लिए क्या suffix लगाते हैं, yl। जैसे अल्केन में हम एन लगाते हैं, एल्कीन में हम इन लगाते हैं, और एल्काइंस में हम yn आइन लगाते हैं। उसी तरह से अल्काइल्स में क्या सफिक्स लगाएंगे, yl इज द सफिक्स। अब बात करते हैं वन बाय वन। प्राइमरी अल्काइल ग्रुप बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे काम के हैं वो तो हमें सीखने ही पड़ेंगे, उससे आप भाग नहीं सकते हैं ना। प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, व्हेन वन हाइड्रोजन atom is removed from प्राइमरी कार्बन। अब प्राइमरी कार्बन आपको पता है, देखो यहां पे जरूरत पड़ी ना, वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम प्राइमरी कार्बन। जब प्राथमिक कार्बन से हम एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो जो ग्रुप मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप कहेंगे। देखो अब यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मीथेन है, तो मीथेन में CH4 है,
एक H हटाओगे तो क्या बचेगा, CH3, मतलब एक सिंगल बैलेंस ही हमने खाली कर दिया। मीथेन कहां से आया था, मेथ पे एन जोड़ के आया था मीथेन। मीथेन कहां से आया था, मेथ पे एन जोड़ के आया था मीथेन। तो मीथेन से जो अल्काइल ग्रुप आएगा, फिर वापस जाओ, मीथेन कहां से आया था, मेथ पर, उसमें YL जोड़ो तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। मीथेन से आए हुए अल्काइल को हम क्या कहेंगे, मिथाइल। अब देखो ये ईथेन है, ईथेन कहां से आया था, एथ से आया था, तो एथ पे YL जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, एथाइल। एथ पे YL जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, एथाइल। तो ये प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं हम लोग, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स का। थोड़ी जरूरत पड़ेगी प्राइमरी की, तो एक दो मेंबर और कर लेते हैं। अब जैसे मैंने कहा प्रोपेन, तो प्रोपेन में 2 1 डिग्री कार्बन है, किसी का भी आप H हटाओ, जो ग्रुप आपको मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप। अब ये प्रोप से आया हुआ है, प्रोपेन कहां से आया था, प्रोप से, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। ब्यूटेन, ब्यूटेन में भी आपके पास 2 प्राइमरी 2 1 डिग्री कार्बन है, कॉर्नर वाले दोनों, तो ब्यूटेन से आया तो क्या कहेंगे, ब्यूटाइल। अब ऐसे सीख गए ना, मीथेन से आया तो मिथाइल, ईथेन से आया तो इथाइल, प्रोपेन से आया तो प्रोपाइल, और ब्यूटेन से आया तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्यूटाइल। ब्यूटेन से आया तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्यूटाइल कहेंगे। अब इसके आगे के हिस्से को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में सेकेंडरी अल्काइल से आगे का पूरा पोर्शन डिस्कस करेंगे और फिर IUPAC नेमिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे।